चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर स्कूल में पढ़ते थे। वह भौतिकी, गणित के विद्वान और संगीत प्रेमी था। चंद्रशेखर वेंकट रमन की मां पार्वती अम्मल थी। उनके पिता वह कॉलेज में अध्ययन का कार्य करते थे और वेतन था। मात्र 10 रुपये। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखा थी। रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी उम्र से ही हो गया था। संगीत के प्रति उनका लगाव और प्रेम भी छोटी आयु से आरंभ हुआ था और आगे चलकर उनकी वैज्ञानिक खोजों का विषय बना। वह अपने पिता को घंटों वीणा बजाते हुए देखते रहते थे। जब उनके पिता तिरुचिरापल्ली से विशाखापट्टनम में आकर बस गए तो उनका स्कूल समुद्र के तट पर था। उन्होंने अपनी कक्षा की खिड़की से समुद्र की अगध नीली जलरिस दिखाई देती थी। इस दृश्य ने इस छोटे से लड़के की कल्पना को सम्मोहित कर लिया। बाद में समुद्र का यही नीलापन उनकी वैज्ञानिक खोज का विषय बना। इसी आयु से ही वह भौतिक विज्ञान की ओर आकर्षित थे। एक बार उन्होंने विशेष उपकरण के बिना ही एक डायनामो बना डाला। एक बार बीमार होने पर भी वह तब तक नहीं माने थे जब तक कि पिता ने लीडर जर के कार्य का प्रदर्शन करके नहीं दिखाया। रमन अपनी कक्षा के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्हें समय समय पर पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिलती रही। अध्यापक बार बार उनकी अंग्रेजी भाषा की समझ, सौंदर्य और दृढ़ चरित्र की प्रशंसा करते थे। केवल 11 वर्ष की उम्र में वह 10वीं की परीक्षा में प्रथम आए। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहले दिन की कक्षा में यूरोपियन प्राध्यापक ने नन्हे रमन को देखकर कहा कि वह गलती से उनकी कक्षा में आ गए हैं। रमन संगीत, संस्कृत और विज्ञान के वातावरण में बड़े हुए। वह हर कक्षा में प्रथम आते थे। रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में प्रवेश कर लिया था। 1905 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वह अकेले छात्र थे और उन्हें उस वर्ष का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही एमए में प्रवेश लिया और मुख्य विषय के रूप में भौतिक शास्त्र को लिए एमए करते हुए रमन कक्षा में याद कर दिया जाता है। प्रोफेसर आर.एल. जोन्स जानते थे कि यह लड़का अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है, इसलिए वह उसे श्रद्धापूर्वक पढ़ाने देते थे। आमतौर पर रमन कॉलेज की प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग और खोजें करते रहते। वह प्रोफेसर का फेब्रिपीटर इंटरफेरोमीटर इस्तेमाल करके प्रकाश की किरणों को नापने का प्रयास करते। रमन की मन स्थिति का अनुमान प्रोफेसर जोन्स भी नहीं समझ पाते थे कि रमन किस चीज़ की खोज में है और क्या खोज हुई है। उन्होंने रमन को सलाह दी कि अपने परिणाम को शोध पेपर की शक्ल में लिखकर लंदन के प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल पत्रिका को भेज दे। सन 1906 में पत्रिका के नवंबर अंक में उनका पेपर प्रकाशित हुआ। विज्ञान को दिया रमन का यह पहला योगदान था। उस समय वह केवल 18 वर्ष के थे। विज्ञान के प्रति प्रेम, कार्य के प्रति उत्साह और नई चीज़ों का सीखने का उत्साह उनके स्वभाव में था। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। श्री रमन के बड़े भाई भारतीय लेख सेवा में कार्य करते। रमन भी इसी विभाग में काम करना चाहते थे, इसलिए वे प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस परीक्षा के एक दिन पहले एमए का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वाधिक अंक अर्जित किए और आईआईएस की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। 6 मई 1907 को कृष्णास्वामी अय्यर की सुपुत्री तिलोका सुंदरी से रमन का विवाह हुआ। कुछ दिनों के बाद रमन ने एक और शोध पेपर लिखा और लंदन में विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका नेचर को भेजा। उस समय तक वैज्ञानिक विषयों पर सफलतापूर्वक खोज करने का आत्मविश्वास उनमें विकसित हो चुका था। रमन ने उस समय के एक सम्मानित और प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड रेल को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने लॉर्ड रेल से अपनी वैज्ञानिक खोजों के बारे में कुछ सवाल पूछे। लॉर्ड रेल ने उन सवालों का उत्तर उन्हें प्रोफेसर संबोधित करके दिया। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भारतीय किशोर इन सब वैज्ञानिक खोजों का निर्देशन कर रहा था। नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी तो मैंने इस अपनी व्यक्तिगत विजय मान मेरे लिए और मेरे सहयोगी के लिए एक उपलब्धि है। व्यक्तिगत असाधारण खोज को मान्यता दी गई है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिसके लिए मैंने 7 वर्षों के काम किया है। लेकिन जब मैंने देखा कि उस ख्यात हॉल में इर्द गिर्द पश्चिमी चेहरा को समुद्र देखा और मैं केवल एक ही भारतीय अपनी पगड़ी और बंद गले में कोर्ट में था, तो मुझे लगा कि मैं वास्तव में अपने लोगों और अपने देश के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जब किंग गुस्टावा ने मुझे पुरस्कार दिया तो मैंने अपने आप को वास्तव में विनम्र महसूस किया है।
भाव प्रमाण पल का था, लेकिन मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखने में सफल रहा। जब मैं धूम गया और मैंने ऊपर ब्रिटिश यूनियन जैक देखा जिसके नीचे मैं बैठा रहा था, और तब मैंने महसूस किया कि मेरे गरीब देश भारत का अपमान ध्वज भी नहीं है। सीवी रमन। रमन की प्रतिभा अद्वितीय थी। अध्यापकों ने रमन के पिता को सलाह दी कि वह रमन को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दे। यदि एक ब्रिटिश मेडिकल अफसर ने बाधा ना डाली होती तो रमन भी अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तरह देश के लिए खो जाते। डॉक्टर का कहना था कि स्वास्थ्य नाजुक है और वह इंग्लैंड की सख्त जलवायु को सहना नहीं कर पाएंगे। रमन के पास अब कोई अन्य रास्ता नहीं था। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे। इसमें उत्तीर्ण होने से नौकरी मिलती थी। इसमें पास होने पर वह सरकार के वित्तीय विभाग में अफसर नियुक्त हो गए। रमन यह सरकारी नौकरी करने लगे। इसमें उन्हें अच्छा वेतन और रहने का बंगला मिला। विज्ञान की उन्हें धुन थी। उन्होंने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता उसके वैज्ञानिक तत्वों की खोज में वह लग जाते। रमन की खोजों में उनकी युवा पत्नी भी अपना सहयोग देती थी और उन्हें दूसरे कामों से दूर रखती थी। वह यह विश्वास करती थी कि वह रमन की सेवा के लिए ही पैदा हुई है। रमन का महान बनने में उनकी पत्नी का भी बड़ा हाथ है। रमन कोलकाता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त थे, किंतु रमन का मन बहुत ही अशांत था क्योंकि वह विज्ञान में असाधारण कार्य करना चाहते थे। एक दिन दफ्तर से घर लौटते समय उन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस का बोर्ड दिखा और अगले ही पल वो परिषद के अंदर जा पहुँचे। उस समय वह परिषद की बैठक चल रही थी। बैठक में आशुतोष मुखर्जी जैसे विद्वान उपस्थित थे। वहाँ परिषद विज्ञान के अग्रगामी संस्था थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार। उन्होंने सन 1876 में देश में वैज्ञानिक खोजों के विकास के लिए इसकी स्थापना की थी। कई कारणों से इस इमारत का वास्तविक उपयोग केवल वैज्ञानिकों को मिलने या विज्ञान पर भाषण आदि के लिए होता था। संस्था की प्रयोगशाला और उपकरणों पर पड़े धूल जमा हो रही थी। जब रमन ने प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहे तो सारी सामग्री और उपकरण उनके सुपुर्द कर दिए गए। इस तरह परिषद ने उनके वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हुए और उन्होंने वह खोज की जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रमन सुबह 5:30 बजे परिषद की प्रयोगशाला में पहुंच जाते और 9:45 बजे आकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाते। ऑफिस के बाद शाम 5 बजे फिर प्रयोगशाला पहुंच जाते और रात 10 बजे तक वह काम करते। यहाँ तक कि रविवार को भी सारा दिन वह प्रयोगशाला में अपने प्रयोगों में ही व्यस्त रहते। वर्षों तक उनकी यही दिनचर्या बनी रही। उस समय रमन का अनुसंधान संगीत वर्धाओं तक सीमित था। उनकी खोज का विषय था कि वीणा, वायोलिन, मृदंग और तबले जैसे वाद्यों में से मधुर स्वर को क्यों निकलता है। अपने अनुसंधान में रमन ने परिषद में एक साधारण सदस्य आशुतोष डे की भी सहायता ली। उन्होंने डे को वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीकों में इतना पारंगत कर दिया था कि डे अपनी खोजों का परिणाम स्वयं लिखने लगे, जो बाद में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। रमन का उन व्यक्तियों में विश्वास था जो सीखना चाहते थे, बजाय उनके जो केवल प्रशिक्षित या शिक्षित थे। वास्तव में जल्द ही उन्होंने युवा वैज्ञानिकों का एक ऐसा दल तैयार कर लिया जो उनके प्रयोगों में सहायता करता था। वह परिषद के हॉल में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भाषण भी देने लगे, जिससे युवा लोगों को विज्ञान में हुए नए विकास से परिचित करा सके। देश में विज्ञान के प्रवाह बन गए। रमन की विज्ञान में लगन और कार्यों को देखकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी, जो बंगाल के बाघ कहलाते थे, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि रमन को 2 वर्षों के लिए उनके काम से छुट्टी दे दी जाए, जिससे वह पूरी तन्मयता और ध्यान से अपना वैज्ञानिक कार्य कर सके, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी दौरान परिषद में भौतिक शास्त्र में तारकनाथ पालित चेयर की स्थापना हुई। चेयर एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक को मिलने वाली थी, मगर मुखर्जी उत्सुक थे कि चेयर रमन को मिले। चेयर के लगाई गई शर्तों में रमन एक शर्त पूरी नहीं करते थे। उन्होंने विदेश में काम नहीं किया था। मुखर्जी ने रमन को बाहर जाने के लिए कहा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मुखर्जी से विनती की कि यदि उनकी सेवा की आवश्यकता हो तो इस शर्त को हटा दिया जाए। अंततः मुखर्जी साहब ने ऐसा ही किया। रमन ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सन 1917 में एसोसिएशन के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में पहली चेयर स्वीकार कर ली। इसका परिणाम धन और शक्ति की कमी, लेकिन रमन विज्ञान के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। मुखर्जी साहब ने रमन के बलिदान की प्रशंसा करते हुए कहा,
इस उदाहरण से मेरा उत्साह बढ़ता है और आशा ढूंढ होती है कि ज्ञान के मंदिर जिसे बनाने की हमारी अभिलाषा है में सत्य की खोज करने वालों की कमी नहीं होगी। इसके पश्चात रमन अपना पूरा समय विज्ञान को देने लगे। दिनों के पश्चात रमन का तबदलाता बर्मा रंगून शहर में हो गया। रंगून में श्री रमन मन नहीं लगता था क्योंकि वह प्रयोग और अनुसंधान करने की सुविधा नहीं थी। इसी समय रमन के पिता की मृत्यु हो गई। रमन 6 महीनों की छुट्टी लेकर मद्रास आ गए। छुट्टी पूरी हुई तो रमन का तबादला नागपुर हो गया। सन 1911 में श्री रमन को अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त करके पूर्ण कलकत्ता भेज दिया गया। इससे रमन बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें परिषद की प्रयोगशाला में पूर्ण अनुसंधान करने का अवसर मिल गया था। अगले 7 वर्षों तक रमन इस प्रयोगशाला में शोध कार्य करते रहे। सर तारकनाथ पलित, डॉक्टर रसबिहारी घोष और सर आशुतोष मुखर्जी के प्रयत्नों से कोलकाता में एक साइंस कॉलेज खोल गया। रमन की विज्ञान के प्रति समर्पण की भावना इस बात से लगता है कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन वाले पद पर आना पसंद किया। 1917 में रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए। भारतीय संस्कृति में रमन का हमेशा ही लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा बनाए रखा। वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। सन 1917 में लंदन में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विश्वविद्यालय को सम्मेलन था। रमन ने उस सम्मेलन का कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व किया। यह रमन की पहली विदेश यात्रा थी। रमन ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के MRC लैबोरेटरीज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्ट्रक्चरल स्टडीज विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक थे। सन 1921 में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हो रही यूनिवर्सिटी कांग्रेस के लिए रमन को निमंत्रण मिला। उनके जीवन में इससे एक नया मोड़ आया। सामान्यतः समुद्री यात्रा उत्साह देने वाली होती है क्योंकि नीचे समुद्र और ऊपर आकाश के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन रमन के लिए आकाश और सागर वैज्ञानिक दिलचस्पी की चीज़ थी। भूमध्य सागर के नीलेपन ने रमन को बहुत आकर्षित किया। वह सोचने लगे कि सागर और आकाश का रंग ऐसा नीला क्यों है, नीलेपन में क्या कारण है। रमन जानते थे लॉर्ड रेले ने आकाश के नीलेपन का कारण हवा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों का चित्राना माना है। लॉर्ड रे ने यह कहा था कि सागर का नीलापन मात्र आकाश का प्रतिनिधित्व है, लेकिन भूमध्य सागर के नीलेपन को देखकर उन्हें लॉर्ड रेल के स्पष्टीकरण के संतोष नहीं हुआ। जहाज के डेक पर खड़े खड़े ही उन्होंने इस नीलेपन के कारण की खोज का निश्चय किया। वह लापक कर नीचे गए और एक उपकरण लेकर डेक पर आए जिससे वह परीक्षण कर सके समुद्र का नीलापन प्रतिबिंब प्रकाश है कुछ और। उन्होंने पाया कि समुद्र का नीलापन उसके भीतर से ही था। प्रसन्न होकर उन्होंने इस विषय पर कलकत्ते की प्रयोगशाला में खोज करने का निश्चय किया। जब श्री रमन कोई प्रकृति घटना देखते तो वह सदा सवाल करते, ऐसा क्यों है। यही एक सच्चा वैज्ञानिक होने की विशेषता और प्रमाण है। लंदन में स्थान और चीज़ों को देखते हुए रमन ने विस्फोटक गैलरी में छोटे छोटे प्रयोग किए। कलकत्ता लौटने पर उन्होंने समुद्र पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश छितरने का कारण किया और फिर तरह तरह के लेस द्रव और गैसों का अध्ययन किया। प्रयोगों के दौरान उन्हें पता चला कि समुद्र के नीलेपन का कारण सूर्य की रोशनी पड़ने पर समुद्री पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का चित्रण न है, सूर्य के प्रकाश के बाकी रंग मिल जाते हैं। इस खोज के कारण सारे विश्व में उनकी प्रशंसा हुई। उन्होंने वैज्ञानिकों का एक दल तैयार किया जो ऐसी चीज़ों का अध्ययन करता था। ऑप्टिकेशन नाम के विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सन 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया। यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत सम्मान की बात थी। रमन के सम्मान में दिए गए भोज में आशुतोष मुखर्जी ने उनसे पूछा। उस भोज में उपस्थित लोगों ने को उस समय यह शेख चिल्ली की सेखी ही लगी होगी क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासित भारत में विज्ञान आरंभिक अवस्था में ही था। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विज्ञान में एक भारतीय इतनी जल्दी नोबेल पुरस्कार जीतेगा, लेकिन रमन ने यह बात पूरी गंभीरता से कही थी। महत्वाकांक्षा, साहस और परिश्रम उनका आदर्श थे। वह नोबेल पुरस्कार जीतने में महत्वाकांक्षी थे और इसलिए अपने शोध में तन मन धन लगाने को तैयार थे। दुर्भाग्य से रमन को नोबेल पुरस्कार जीतने से पहले ही मुखर्जी साहब चल बसे थे। एक बार जब रमन अपने छात्रों के साथ द्रावक के अणुओं द्वारा प्रकाश को छितरने का अध्ययन कर रहे थे कि उन्हें रमन इफेक्ट का संकेत मिला। सूर्य के प्रकाश की एक किरण को एक छोटे से छेद से निकलना गया,
फिर बैनर्जी ने जिसे द्रव्यों में से गुजरने दिया गया उसे छोर से डायरेक्ट रीजन स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा छितरे प्रकाश स्पेक्ट्रम को देखा गया। सूर्य का प्रकाश एक छोटे से छेद में से आ रहा था जो छितरी हुई किरण रेखाओं की तरह दिखाई दे रहा था। रेखाओं के अतिरिक्त रमन और उनके छात्रों ने स्पेक्ट्रम में कुछ असाधारण रेखाएं भी देखी। उनका विचार था कि ये रेखाएं द्रव्य की अस्थिरता के कारण थी, इसलिए उन्होंने द्रव्य को शुद्ध किया और फिर से देखा, मगर रेखाएं फिर भी नहीं रही। उन्होंने यह प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ भी किया, तो भी रेखाएं दिखाई देती रही। रेखाओं का अन्वेषण कुछ वर्षों तक चलता रहा, इससे कुछ विशेष परिणाम नहीं निकला। रमन सोचते रहे कि ये रेखाएं क्या है। एक बार उन्होंने सोचा कि इन रेखाओं का कारण प्रकाश की कणीय प्रकृति है या आधुनिक भौतिकी के आरंभिक दिन थे। तब यह एक नया सिद्धांत था कि प्रकाश एक लहर की तरह भी और कण की तरह भी व्यवहार करता है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सन 1927 में अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में के.एच. कॉम्पेटन के कॉम्पटन इम्पैक्ट की खोज के लिए मिला। कॉम्पटन इम्पैक्ट में जब एक्स रे को किसी सामग्री से गुजर गया तो एक्स रे में कुछ विशेष रेखाएं देखी गई। कॉम्पटन इम्पैक्ट एक्सरे कणीय प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। रमन को लगा कि उनके प्रयोग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रकाश की किरणों कणों की धारा की तरह व्यवहार कर रही थी। फोटोनोस रसायन द्रव्य के अणुओं पर वैसे ही आघात करते थे जैसे कि एक क्रिकेट का बॉल फुटबॉल पर करता है। क्रिकेट का बॉल फुटबॉल से टकराता तो तेजी से ही, लेकिन वह फुटबॉल को थोड़ा सा ही हिला पाता है। उसके विपरीत क्रिकेट अपनी कुछ ऊर्जा फुटबॉल के पास छोड़ जाता है, कुछ असाधारण रेखाएं देती है क्योंकि फोटोनोस से इसी तरह कुछ अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं और छितरे प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कई बिंदुओं पर दिखाई देते हैं। अन्य फोटोनोस अपने रास्ते से हट जाते हैं, ना ऊर्जा लेते हैं और ना ही छोड़ते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम में अपनी सामान्य स्थिति में दिखाई देते हैं। फोटोनोस में ऊर्जा की कुछ कमी और इसके परिणाम स्वरूप इम्पैक्ट्स में कुछ असाधारण रेखाएं होना रमन इम्पैक्ट कहलाता है। फोटोनोस द्वारा खोई ऊर्जा की मात्रा उस द्रव रसायन के द्रव के अणुओं के बारे में सूचना देती है जो उन्हें छितरते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अणु फोटोनोस के साथ मिलकर विविध प्रकार की परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा की मात्रा में भी अलग अलग कमी होती है। जैसे यदि क्रिकेट बॉल गोल्फ बॉल या फुटबॉल के साथ टकराए, असाधारण रमन रेखाओं के फोटोनोस में ऊर्जा की कमी को माप कर द्रव ठोस और गैस के अतिरिक्त अणु रचना का पता लगाया जाता है। इस प्रकार पदार्थ की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए रमन इम्पैक्ट एक लाभदायक उपकरण प्रमाणित हो सकता है। रमन और उनके छात्रों ने इसी के द्वारा कई किस्से में ऑप्टिकल ग्लास, भिन्न भिन्न पदार्थों के क्रिस्टल, मोती, रत्न, हीरे और कॉटाज द्रव्य योगा की जैसे बेंजीन, टोलिन, पेलेनेट्रन और कॉस्मेट गैसों का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि में अणु व्यवस्था का पता लगाया। रमन अपनी खोज की घोषणा करने से पहले बिल्कुल निश्चित होना चाहते थे। इन असाधारण रेखाओं को अधिक स्पष्ट तौर से देखने के लिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश के स्थान पर मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल किया। वास्तव में इस तरह रेखाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। अब वह अपनी नई खोज के प्रति पूर्ण रूप से निश्चित थे। यह घटना 28 फरवरी सन 1928 में घटी। अगले ही दिन वैज्ञानिक रमन ने इसकी घोषणा विदेशी प्रेस में कर दी। प्रतिष्ठा पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित किया। रमन ने 16 मार्च को अपनी खोज नई रेडिएशन के ऊपर बेंगलोर में स्थित साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन में भाषण दिया। इम्पैक्ट की प्रथम पुष्टि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका के E.R.W. वुड ने की। अब विश्व की सभी प्रयोगशालाओं में रमन इम्पैक्ट पर अन्वेषण होने लगा। यह उभरती आधुनिक भौतिकी के लिए अतिरिक्त सहायता थी। विदेश यात्रा के समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। सरल शब्दों में यानी पानी के जहाज में उन्होंने भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी को देखा। इस नीले पानी को देखकर श्री रमन के मन में विचार आया कि यह नीला रंग पानी का है या नीले आकाश का। सिर्फ परिवर्तन बाद में रमन ने इस घटना में को अपनी खोज द्वारा समझाया कि यह नीला रंग ना पानी का है ना ही आकाश का। यह नीला रंग तो पानी तथा हवा के कणों का द्वारा प्रकाश प्रकीकरण से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकीकरण की घटना में सूर्य से प्रकाश के सभी अवयव रंग अवशोषित कर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु नीले प्रकाश को वापस परिवर्तित कर दिया जाता है। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद रमन ने इस रहस्य के कारण खोजा था और इनकी यह खोज रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी।
इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वैज्ञानिक लोग भाषणों द्वारा विज्ञान और तकनीकी उत्पत्ति और विकास व उसकी उपलब्धि के बारे में सामान्य लोगों को ना बच्चों को बताते हैं। इन्हीं विषयों पर फिल्में और टीवी भी पिक्चर दिखाए जाते हैं। इस समय विज्ञान एवं तकनीकी पर प्रदर्शनियाँ लगती है और समारोह होते हैं जिनमें विज्ञान और तकनीकी में योगदान के लिए इनाम और अवार्ड दिए जाते हैं। सन 1928 ईस्वी में देश में सस्ते उपकरणों का प्रयोग करके विज्ञान की एक मुख्य खोज की गई थी। तब पूरे विश्व को पता चला था कि ब्रिटिश द्वारा शासित और पिछड़ा हुआ भारत भी आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना मौलिक योगदान दे सकता है। यह खोज केवल भारत के वैज्ञानिक इतिहास में ही नहीं बल्कि विज्ञान के प्रगति के लिए भी एक मील का पत्थर प्रमाणित हुई थी। इसी खोज के लिए इसके खोजकर्ता को नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान दिवस उस महान घटना की याद दिलाता है। सब भारतीयों को इस पर गर्व है। वे इस सेना और प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। इस महत्वपूर्ण खोज को आज रमन इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके खोजकर्ता CVC रमन थे। उन्होंने यह खोज कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में की थी। इन्हीं के कारण पूरे विश्व में भारत का विज्ञान के क्षेत्र में नाम हुआ। खोज के 60 वर्ष के पश्चात रमन इम्पैक्ट संसार की आधुनिक प्रयोगशालाओं में ठोस, द्रव और गैसों के अध्ययन के लिए एक प्रतिष्ठित उपकरण की तरह उपयोग किया जा रहा है। श्री वेंकटरमन के विषय में खास बात है कि वो बहुत ही साधारण और सरल तरीके से रहते थे। वह प्रकृति प्रेमी भी थे। वे अक्सर अपने घर से ऑफिस साइकिलिंग से आया जाया करते थे। वे दोस्तों के बीच बेकी नाम से प्रसिद्ध थे। उनके माता पिता दोनों वैज्ञानिक रहे हैं। एक साक्षात्कार में वेंकटरमन के पिता श्री रामकृष्ण ने बताया कि नोबेल पुरस्कार समिति के सचिव ने लंदन में जब वेंकटरमन को फ़ोन कर नोबेल पुरस्कार देने की बात कही तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वेंकट ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले अक्सर वेंकटरमन के मित्र फ़ोन कर उन्हें नोबेल मिलने की झूठी खबर देकर चिढ़ाया करते थे। कई वर्षों तक एक परामर्श किया, लेकिन वह सदा सक्रिय रहे। उन्हें बच्चों का साथ बहुत भाता था। वह अक्सर अपने इंस्टीट्यूट में स्कूल के बच्चों का आमंत्रित करते और घंटों उन्हें इंस्टीट्यूट और वहाँ की चीज़ें दिखाते रहते। वह बड़ी दिलचस्पी से उन्हें अपने प्रयोग और उपकरणों के बारे में समझाते। वह स्वयं स्कूल में जाकर विज्ञान पर भाषण देते। वह बच्चों को बताते कि विज्ञान हमारे चारों ओर है और हमें उसका पता लगाना है। विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। वह बच्चों कहते थे कि तारों, फूलों और आसपास घटती घटनाओं को देखो और उनके बारे में सवाल पूछो। अपनी बुद्धि और विज्ञान की सहायता से उत्तरों की खोज करो। आज के कई ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ने रमन की बातें और भाषण सुनकर ही विज्ञान को अपना विषय चुना था। वह आने वाली नई सुबह के अग्रदूत थे। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अपने जीवन काल में ही रमन इम्पैक्ट के लिए फिर से आधुनिक प्रयोगशालाओं में रुचि उत्पन्न होती देखी। इसका श्रेय सन 1960 में लेजर की खोज को जाता है। एक सशक्त और शक्तिशाली प्रकाश पहले रमन इम्पैक्ट की स्पष्ट तस्वीरें के लिए कई दिन लगा जाते थे। लेजर से वही परिणाम कुछ ही देर में मिल जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में, जैसे रसायन उद्योगों, प्रदूषण की समस्या, दवाई उद्योगों, प्राणी शस्त्र अध्ययन में छोटी मात्रा में पाए जाने वाले रासायनों का पता लगाने के लिए रमन इम्पैक्ट इस्तेमाल हो रहा है। रमन इम्पैक्ट आज उन चीज़ों के बारे में सूचना दे रहा है जिसके बारे में रमन ने इसकी खोज के समय कभी सोचा भी नहीं था। सन 1933 में डॉक्टर रमन को बेंगलुरु में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के संचालन के भार सौंपा गया। वहाँ उन्होंने 1948 तक कार्य किया। बाद में डॉक्टर रमन ने बेंगलुरु में अपने लिए एक स्वतंत्र संस्थान की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने कोई भी सरकारी सहायता नहीं ली। उन्होंने बेंगलुरु में एक अत्यंत उत्तरोत्तर प्रयोगशाला और शोध संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। रमन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के सशक्त प्रतिभूमि थे। उन्होंने हमेशा प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करने का संदेश दिया। डॉक्टर रमन अपने संस्थान में जीवन में अंतिम दिनों तक शोध कार्य करता रहे। 1948 में रमन का बेंगलुरु में अपना इंस्टीट्यूट बनाने का सपना साकार हो गया। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। उन्होंने अपनी बचत का धन इकट्ठा किया, दान मांगा, कुछ उद्योग आरंभ किया जिससे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए नियमित रूप से धन मिलता रहे।
इंस्टीट्यूट की रचना में रमन की सुरुचि झलकती है। संस्था के चारों ओर बुलगनविल, चक्रानंदाजा और गुलाब के फूलों के अतिरिक्त यूफिनेक्टी से लेकर महागनी के पेड़ों की भरमार वातावरण एक उदाहरण था जैसे है। यहाँ पर रमन अपनी पसंद के विषयों पर शोध और खोजबीन करते थे। कुछ भी जो चमकता है उनके अनुसंधान का विषय बन जाता था। उन्होंने 300 हीरे खरीदे। हीरे को ठोस का राज कहते हैं। उन्होंने उनकी आंतरिक संरचना और भौतिक गुणों का अध्ययन किया। पक्षी के पंख, तितलियां, बीटल और फूलों की पत्तियों तक उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने यह अन्वेषण किया कि वे सब इतने रंग बिरंगी क्यों हैं। इस अध्ययन के परिणामों से उन्होंने विजन और कलर का सिद्धांत प्रतिपादन किया, जो उन्होंने अपनी पुस्तक द फिजियोलॉजी ऑफ विजन में लिखा था। इस विषय ने अभी वैज्ञानिकों का ध्यान फिर अपनी ओर आकर्षित किया। रमन ये जानते थे कि पश्चिमी देशों में हो रहे अध्ययन से विभिन्न विषय अध्ययन और शोध के लिए कैसे खोजे गए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता होने के पश्चात रमन को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि देश में विज्ञान को विकसित करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए वे इतना प्रयत्न कर रहे थे। इसके विपरीत वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाने लगा। यद्यपि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अपने देश में काफ़ी अवसर और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था, यह हमारा कर्तव्य था कि हम विज्ञान का मूल आधार तैयार करें। इसके लिए हमें भीतर देखने की जरूरत थी। अपने युवा वैज्ञानिक के सामने यह आदर्श रखने के लिए कि विदेशी डिग्रियां और सम्मानों के पीछे नहीं भागना चाहिए, रमन ने स्वयं लंदन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। उन्हें इस बात से बहुत घृणा थी कि लोग राजनीति की धारा विज्ञान का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान और राजनीति का कोई मेल नहीं है। विज्ञान सदा राजनीति से मत खाया जाएगा। जब उनके सामने भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने बिना एक क्षण भी गंवाए उसे स्वीकार कर दिया। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि में सम्मानित किया गया। अब तक वह पहले और आखिरी वैज्ञानिक है जिन्हें यहाँ उपाधि मिली है। डॉक्टर रमन की संगीत में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने संगीत का भी गहरा अध्ययन किया था। संगीत वाला यंत्रों की ध्वनियों के बारे में डॉक्टर रमन के अनुसंधान किया, जिसका एक लेख जर्मनी के एक विश्वकोश में भी प्रकाशित हुआ था। वे बहुभुजा स्थित प्रयोगशाला में कर्म चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करके शोध कार्य करते थे। फिर उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिम दिशाओं की भर्ती तोड़ने का प्रयास किया। भारतीय वाद्य यात्रा विदेशी पत्रों की तुलना में घटिया है। डॉक्टर रमन के उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार, लेनिन पुरस्कार जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन इम्पैक्ट की लोकप्रियता और उपयोगिता का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि खोज के 10 वर्ष के भीतर ही सारे विश्व में इस पर करीब 200 शोध पेपर प्रकाशित हुए। इसका अधिक उपयोग ठोस, द्रव और गैसों की अतिरिक्त अनुसंरचना का पता लगाने में हुआ। इस समय रमन केवल 42 वर्ष के थे और उन्हें ढेरों सम्मान मिल चुके थे। रमन को यह पूरा विश्वास था कि उन्हें अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिलेगा, इसलिए पुरस्कार की घोषणा में से 6 महीने पहले ही उन्होंने स्टॉकहोम के लिए टिकट का आरक्षण करवा लिया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वालों की घोषणा दिसंबर सन 1930 में हुई। रमन पहले एशियाई और ऑस्ट्रेलिया थे जिन्होंने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात थी कि इससे यह स्पष्ट हो गया कि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय किसी यूरोपियन से कम नहीं है। यह वह समय था जब यूरोपियन विज्ञान पर अपना एक अधिकार समझते थे। इससे पहले सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीत चुके थे। नोबेल पुरस्कार के पश्चात रमन को विश्व के अन्य भागों के कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ। देश में विज्ञान को इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिला। यह उपलब्धि वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसमें भारत के स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में कई युवक युवतियों को विज्ञान का विषय लेने में प्रेरणा मिली। इस महान खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में श्री रमन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और रमन भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने। रमन की खोज की वजह से पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पुरस्कार की घोषणा के बाद वेंकटरमन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीडिया का ज़्यादा ध्यान वैज्ञानिकों के काम पर
तब जाता है जब उन्हें पश्चिम में बड़े सम्मान या पुरस्कार मिलने लगते हैं। ये तरीका गलत है, बल्कि होना है चाहिए। हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक उनके काम को जाने और उसके बारे में लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि भारत में कई वैज्ञानिक अच्छे काम कर रहे हैं। मीडिया को चाहिए कि उनसे मिले और उनके काम को सराहे, साथ ही लोगों को तक भी पहुँचाए। नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी तो मैंने इसे अपनी व्यक्तिगत विजय माना। मेरे लिए और मेरे सहयोगियों के लिए एक उपलब्धि है। एक अंतर्गत असाधारण खोज को मान्यता दी गई है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिसके लिए मैंने 7 वर्षों से काम किया है। लेकिन जब मैंने देखा कि उस समय खर्चापलन खोल में मैंने इर्द गिर्द पश्चिमी चेहरा का समुद्र देखा और मैं केवल एक ही भर्ती, अपनी पगड़ी और बंद गले को कोट में था। मुझे लगा कि मैं वास्तव में अपने लोगों के और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जब किंग गुस्ताव ने मुझे पुरस्कार दिया तो मैंने अपने आप को वास्तव में विनम्र महसूस किया। यह भाव प्रमाण प्रबल था, लेकिन मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखने में सफल रहा। जब मैं धूम गया और मैंने ऊपर ब्रिटिश यूनियन जैक देखा जिसने नीचे में बैठा रहा था, तो मैंने महसूस किया कि मेरे गरीब देश भारत का अपमान ध्वज भी नहीं है। सीवी रमन। डॉक्टर रमन का देश विदेश की प्रख्यात वैज्ञानिक संस्थाओं ने सम्मान किया। तत्कालीन भारत सरकार ने भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि देकर सम्मानित किया। सोवियत रूस ने उन्हें 1958 में लेनिन पुरस्कार प्रदान किया।